साहब आपके पास जाऊंगा, क्योंकि ये एक बड़ा मौका है संविधान पर चर्चा करने का। चर्चा अभी भी चल ही रही है, और जब चर्चा की शुरुआत हुई थी या फिर सहमति बनी थी तो बड़ी उम्मीदें जगी थी। और चर्चा के दौरान खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी बातें रखी तो बड़ा अच्छा लगा। आधे से ज़्यादा हिस्सों में उन्होंने काफ़ी तार्किक बातें की, काफ़ी रचनात्मक बातें की। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपना भाषण खत्म करने की तरफ बढ़ा तो मामला फिर जाकर राजनीति पर अटक गई। जब वो कहते हैं कि संविधान पर चलते तो नेहरू नहीं पटेल प्रधानमंत्री होते, जब वो कहते हैं कि कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान का खिलवाड़ करने का लहू उनके मुंह में लग गया था, अगली पीढ़ी भी इसी खिलवाड़ में जुटी हुई है। वित्त मंत्री साहिबा कहती हैं कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता था क्या? जब हम रचनात्मक और एक सकारात्मक बहस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो इस तरह के आरोप लगाना जानबूझ के इस पूरी डिबेट को एक दूसरी दिशा में ले जाने के लिए है। तो इन सिन्हा साहब। नमस्ते लक्ष्मण जी, सबको नमस्ते। देखिए, जब आप एक खुला डिबेट करते हैं तो सत्य को स्वीकार करना उसका प्रथम उद्देश्य होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी स्पीच में पिछले 75 वर्ष की यात्रा का उल्लेख किया संविधान का, और ऐसी यात्रा में ये सच है कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आज भी हमें शर्मसार करती है। इमरजेंसी सबसे बड़ी ऐसी घटना थी। शाहबानो का केस इसी प्रकार का घटना था। तो आप इन बातों से बचकर एक समग्र डिबेट नहीं कर पाएंगे। और आज की तारीख में जब कांग्रेस जो सबसे बड़ा नुकसान कर रही है संविधान के स्पिरिट का, ये भ्रम फैलाकर कि संविधान खतरे में है, जबकि खतरे में जब भी उनसे पूछा गया है कि कैसे खतरे में है तो वो बता नहीं पाते हैं। तो इस बात को स्वीकार करना कि अगर पिछले 75 वर्ष में संविधान के विरुद्ध कुछ कार्य हुए हैं तो हर बार वो हरकत कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुई है, ये समझना देश को बहुत जरूरी है। और ऐसे में देखिए, हमने तो नहीं कहा था संविधान पर डिबेट करिए। पूरे लोकसभा में जिस प्रकार से इन्होंने जनता को भ्रमित किया, जिस प्रकार से झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन खतरे में है, हमने इनके ललकार को स्वीकार किया। ऐसे में इनको जो है कुछ अशोभनीय बातों से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनको आत्म मंथन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए कि आइंदा जो है हम पर उंगली उठाने के पहले ये अपने गिरबान में झांक कर देखें। बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ अशोभनीय बातों से उनको आपत्ति नहीं करनी चाहिए। तो मतलब आप भी मान रहे हैं कि अशोभनीय बातें थी जो कही गई? नहीं, अशोभनीय हरकतों का उल्लेख हमने किया, मैं वो बता रहा हूं आपको। मैं आपको और भी कुछ गिनाता हूं, हरकतों का उल्लेख करना समझ नहीं पा रहे हैं तो चलिए मैं आपको चार पांच और इंस्टेंसेस आपको गिनाता हूं। बहारुल इस्लाम जो है वो एक ऐसे व्यक्ति थे। बोलिए, अपनी बात पूरी करिए जी सिन्हा साहब। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप नहीं समझ पाए हो तो मैं 4-5 इंस्टेंसेस और गिनाता हूं आपको। बहारुल इस्लाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो जब कांग्रेस पार्टी को मन करता था उनको जज बनाया जाता था, जब वो जज के पद से बाहर होते थे उन्हें राज्यसभा भेजा जाता था, फिर वो राज्यसभा से बाहर होते थे, फिर उनको जज बनाया जाता था, फिर वो कार्यकाल खत्म होता था, वापस उनको लोकसभा लड़ाया जाता था। तो जुडिशरी और लेजिस्लेटर के बीच में इस प्रकार से कांग्रेस ने सारे जो भेदभाव है वो समाप्त किए थे। ये लोग सावरकर के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं। आपको याद होगा 2011 में इन्होंने एक ऐसे भयावह बिल को लाने की कोशिश की थी, कम्युनल वायलेंस बिल, जिससे ज्यादा कम्युनल आज तक कुछ नहीं हो सकता है, जिस पर पूरा दारोमदार हिंसा, चाहे जिसने भी किया हो, हिंसा का पूरा दारोमदार एक समुदाय पर, बहुसंख्यक समुदाय पर ठहराया जा रहा था। उसको हमने रोका था। तो सबसे बड़ा तो जो राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 15, उसका उल्लंघन उस कम्युनल वायलेंस बिल से होने वाला था। तो ऐसे तमाम मैं इंस्टेंसेस बोल रहा हूं, अशोभनीय हरकतें इन्होंने की। अगर हम उसका उल्लेख कर रहे हैं तो इनको घबराना नहीं चाहिए, इनको उत्तर देना चाहिए या आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, कहना चाहिए कि भविष्य में ये लोग ऐसी गलतियां नहीं दोहराएंगे। ठीक है, चरण सिंह सापरा साहब, 2-3 बातें जो सिन्हा साहब की बातों से निकल कर आई। पहली बात कि आप लोग बार बार कहते हैं संविधान खतरे में है, और जब पूछा जाता है कि संविधान खतरे में है कैसे, तो आप लोग बता नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ें कि आप लोगों ने ललकारा, क्या जानबूझ के ललकारा कि संविधान पर डिबेट के बहाने कम से कम अपनी बात तो रखूंगा और फिर हम वॉशिंग मशीन की बात करेंगे, प्रधानमंत्री के वेश बदलने पर बातचीत करेंगे, संविधान पर डिबेट कम करेंगे, राजनीतिक पटाक्षेप या आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा करेंगे?
देखिए लक्ष्मण जी, संविधान खतरे में इसलिए कहा जाता है जब भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल उम्मीदवार हैं लोकसभा के, वो ये कहते हैं कि 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे। ये तो सारी दुनिया ने देखा है, एक नहीं 4-4, 6-6 उम्मीदवारों ने ये बात कही थी। उसमें से एक आध जो उम्मीदवार थे वो जीत करके भी आए हैं। ये हमने नहीं कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा है। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है। हम इसलिए कहते हैं कि संविधान खतरे में क्योंकि इनका इतिहास जो है, इनके पूर्वजों का इतिहास, ये अभी कह रहे थे कि वीर सावरकर पर अनाप शनाप इल्जाम लगाते हैं। भाई राहुल गांधी जी ने तो पार्लियामेंट के अंदर पढ़ के बता दिया ना कि वीर सावरकर जी ने कहा था देयर इज नथिंग इंडियन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार इनके जो पूर्वज रहे हैं या जो इनके क्या कहते हैं मार्गदर्शक मंडल के लोग रहे होंगे, ये हमेशा विरोध करते रहे हैं। ऑर्गेनाइजर ने भी एक बार नहीं अनेकों बार छापा है कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, संविधान का विरोध करते रहे ये लोग। 52 वर्षों तक तो ये तिरंगे का अपमान करते रहे। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर नागपुर में इन्होंने तिरंगा नहीं लगाया। फिर 2002 में जब कोर्ट का ऑर्डर हुआ तब ये तिरंगा लहराने लगे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान खतरे में। और क्यों ना कहा जाए संविधान खतरे में, जब भूमि अधिग्रहण बिल जिस तरह से आया, या फिर नोटबंदी का यूनिलैटरल डिसीजन जो हुआ था, या फिर उसके बाद में अनेक सारी जो हरकतें हुई, जो किसानों के काले बिल आए जिसमें किसानों को 1 साल तक बैठना पड़ा धरने पर दिल्ली में, 750 किसानों की मृत्यु हुई, उनको कभी खालिस्तान कभी देशद्रोही कहा गया। क्या वो संविधान के तहत कहा गया था? लखीमपुर खीरी के अंदर अगर किसानों को एक मंत्री पुत्र ने अपनी जीप के टायरों तले रोंद दिया तो क्या वो संविधान के तहत था? फिर वो मंत्री पुत्र बाहर भी आ गया है। तो ये सारी चीजें जो है विपक्ष जब उठाता है तो निश्चित रूप से विपक्ष का ये दायित्व होता है लोकतंत्र के अंदर कि हम बताएं सत्ताधारी पक्ष को कि आप संविधान के खिलाफ जा रहे हो, आप संविधान को तार तार कर रहे हो। आज इतना ही नहीं, एक मिनट तोहिन सिन्हा साहब, आपने जो पूछा कि संविधान खतरे में है, इस बात का जवाब कांग्रेस देती नहीं। ये तो आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल रख दिए। क्या एग्जाम्पल रखा? 700 जो ये नंबर लेके कोट करते हैं, इनके पास आंकड़ा नहीं है तो जबरदस्ती कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन में सैकड़ों लोग मरे हैं। देखिए ये लोग झूठ बोलते हैं और इसीलिए इनको सजा जो है इलेक्शन में मिल जाती है। अगर अभी हरियाणा में जो है इतने सारे किसान के विषय अगर होते, अगर इनकी बातों में सच्चाई होती तो हरियाणा में ये रिजल्ट आता 10 साल के बाद। अग्निवीर को लेकर इन्होंने जो झूठ और भ्रम फैलाया है, अग्निवीर के विषय तक में इन्होंने जातीय, मैं इसका भी एक तरह से जो है जातीय वैमनस्य जो है घोलने की कोशिश की है। क्या कहा था राहुल गांधी ने चुनाव के समय 2024 मई 12 या 13 तारीख को? उन्होंने एक इतनी घटिया बयान दी थी। उन्होंने कहा था कि अग्निवीर स्कीम ही इसलिए लाया गया है ताकि ऊंची जाति वाले लोग जो है वो अफसर बन पाए और पिछड़ी जाति वाले लोग अग्निवीर बन पाए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी उनको आगाह किया था कि ऐसे घटिया बयान आप नहीं दे। तो ये तो इनकी असलियत है और ये हमें लेक्चर देते संविधान पर। हाँ, संविधान में कुछ त्रुटियां थी। आर्टिकल 370 को निरस्त करना बहुत आवश्यक था। आर्टिकल 370 बात बोलिए साहब, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आर्टिकल 370 को निरस्त करना आवश्यक था क्योंकि उस आर्टिकल के वजह से कश्मीर का जो है एक संपूर्ण विलय कभी हो नहीं पा रहा था भारत के साथ। हमने आर्टिकल 370 को निरस्त किया। अब ये बताएं कि आर्टिकल 370 को निरस्त करना संवैधानिक था या असंवैधानिक था? इसमें जो है इनकी भारत के प्रति जो इनकी कमिटमेंट है वो स्पष्ट हो जाएगी। यूसीसी हमारी कमिटमेंट, हम उसको लाएंगे। भीमराव अंबेडकर साहब भी चाहते थे कि यूसीसी आए देश में। तोहिन साहब एक मिनट सापरा साहब से कमेंट लेते हैं, फिर आपके पास। हाँ सापरा साहब बताएं, आप अपनी बात रखिए क्योंकि हमारे पास 3 विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। रवि रंजन है हमारे साथ, आशुतोष जुड़े हुए हैं, रामकृपाल जी जुड़े हुए हैं, उनसे ही बातचीत करूंगा। अपनी बात जल्दी से रख लीजिए सापरा साहब। लक्ष्मण जी, इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कोशिश की, चुनाव जीते हैं तो उसको एक रेफरेंडम के आधार पर ये पेश करना चाह रहे हैं। मैं उनको 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। 1989 में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था, उसके बाद में वीपी सिंह चुनाव हारे थे कि नहीं हारे थे? फिर वो क्या रेफरेंडम क्या था? वो मंडल कमीशन के खिलाफ में था क्या? और अगर इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी के बाद का चुनाव हारी भी और 2 साल के बाद में 1980 में चुनाव जीती भी। तो क्या कहें कि इमरजेंसी का विषय अब भारतीय जनता पार्टी ने या किसी ने चर्चा नहीं करना चाहिए? अभी आपने 370 की बात की है, जहां से आपने 370 निकाला है उस कश्मीर के अंदर तो आपने लोकसभा में एक भी उम्मीदवार नहीं दिया। आपने विधानसभा में भी वहां पर 2-4 छुटपुट कहीं उम्मीदवार नहीं दिए।
370 को आपने पूरे देश के अंदर वापरा अपनी वोट हथियाने के लिए, वोटों की खेती करने के लिए। लेकिन जहां पर 370 का ताल्लुकात है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं दिए। तो ये आपका दोहरा चेहरा है, आपका दोगलापन है। यही दोगलापन जो है राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के नेता पार्लियामेंट में एक मिनट, expose कर रहे हैं। आपने जो बात कही है उस पर 30 तोहिन सेकंड। सिन्हा साहब भी कमेंट 20 कर। सेकंड। हाँ, 30 सेकंड से ज्यादा मत लीजिएगा तोहिन साहब, 2-3 लोग और वेट कर रहे हैं। 20 सेकंड। देखिए, अभी आपने इनको दोबारा मौका दिया कश्मीर के विषय